हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो क्लास 12th की हिंदी के लिए बहुत ही शानदार बुलेट मैराथन लेकर आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छपने वाला। तो एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। एकदम शानदार तरीके से आज हम करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का सुपड़ा साफ एकदम शानदार तरीके से पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन, मान के चलिए 20 से 25 नंबर आपको ये क्लास दिला देने वाला है। तो 20, 25, 30 भी मैक्सिमम अगर क्या कर जाएंगे क्वेश्चन मिल जाते हैं तो 30 भी पार हो जाएगा। तो 1 घंटे के लगभग क्लास में इसको हम क्या करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेशन को एंड तक देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समास, समास के बारे में। समास होता क्या है? तो समास होता है हमारा सम धन आस। सम धन आस मतलब दो शब्दों से मिलकर बना होता है सम धन आस। सम का मतलब क्या? पास, और आस का मतलब क्या? बिठाना, मतलब पास बिठाना। जैसे माता और पिता, जैसे हो गया क्या? माता और माता पिता, माता पिता। माता पिता का मतलब हो गया क्या? माता और पिता। तो माता और पिता, माता और पिता लिख सकते हैं। दोनों क्या होगा? पास पास बैठेंगे, क्या होगा? इसमें कौन सा समास होगा? तो आइए हम समास के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं डिटेल के साथ। समास, समास का अर्थ होता क्या है? संक्षिप्तीकरण, मतलब क्या क्या? छोटा कर देना। जैसे समास की प्रक्रिया में बना शब्द सामासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। जो समास की प्रक्रिया में जो बना शब्द होगा सामासिक शब्द या सामासिक प्रक्रिया कहलाता, सामसिक पद या सामासिक शब्द कहलाता है। जैसे माखन चोर, माखन चोर किसे कहेंगे? हमारा माखन को चुराने वाले को माखन चोर कहते हैं। हवन सामग्री, हवन के लिए जो सामग्री होती है उसे क्या कहेंगे? हवन सामग्री। घन श्याम, घन के लिए, घन के समान श्याम, तो क्या जाएगा हमारा? घन श्याम। तो समास का क्या अर्थ है? क्या संक्षिप्त में क्या किया? घनश्याम लिख दिए तो क्या होगा? घन के धन श्याम, धन के समान श्याम। या हवन सामग्री हमने क्या किया? छोटे रूप में लिख दिया समास के रूप में, और हवन के लिए इसको समास विग्रह करेंगे, क्या होगा? हवन के लिए हो जाएगी सामग्री। तो अब आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हम विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, इसको हम सामासिक शब्द के रूप में लिखेंगे तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं क्या? हमारा विद्यालय, विद्यालय। तो विद्यालय क्या होता है? विद्या के लिए आलय। तो इसका हमारा क्या होगा? समास, ये हमारा क्या होगा? समास के रूप में इसका क्या? समास का विग्रह कर देते हैं। क्या समास को क्या तोड़ देने पर क्या होता है? विद्या के लिए आलय मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं आगे। तो कह रहा सामासिक पद ही समस्त पद कहलाता है। जो सामासिक पद है वो क्या कहलाता है? हमारा समस्त पद कहलाता है। और समस्त पद दो पदों से मिलकर बना होता है। जो हमारा जो सामासिक पद लिखेंगे वो क्या होगा? दो पदों से मिलकर बना होता है। पूर्व पद जिसे क्या कहते हैं? समस्त पद क्या होता है? दो पदों से मिलकर बना होता है। पहला होता है पूर्व पद यानी पहला पद, और एक होता है उत्तर पद यानी बाद वाला पद। तो पहले पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद, और बाद वाले पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। फिर कह रहा है गंगा जल, गंगा जल। गंगा जल में क्या है? पूर्व पद क्या है? गंगा, और उत्तर पद क्या है? जल है। तो हमारा क्या है? सामासिक शब्द है क्या? हमारा जो सामासिक पद है वो हमारा क्या है? गंगा जल है। तो यानी गंगा का जल, गंगा जल को कहेंगे क्या? गंगा का जल। और इसमें क्या? उत्तर पद क्या है? जल है। तो हमारा गंगा जल में क्या है? हमारा गंगा क्या है? पूर्व पद है, और हमारा जल क्या है? उत्तर पद है। तो यानी पहला पूर्व पद यानी पहला वाला पद, पहला वाला पद, इसे क्या कहेंगे? पहला वाला पद, वाला पद। और उत्तर पद को कहेंगे क्या? बाद वाला पद, बाद वाला पद। तो हमारा क्या होगा? बाद वाला पद हो गया। तो राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र को कहेंगे राजा का पुत्र। इसमें पहला पद क्या है? राज, और दूसरा पुत्र क्या? पुत्र, यानी राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। अब समास विग्रह, तो अब जानते हैं समास विग्रह। करा किसी संक्षिप्त पद को पूर्ण विस्तार से यानी अव्यय, योजक, विभक्ति आदि को लिख देना। यानी क्या करना? किसी भी संक्षिप्त पद को क्या करना? उसको विस्तार से लिखना। यानी सप्ताह, सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह को क्या कहेंगे? सप्ताह कहते हैं। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाले को क्या कहते हैं? चंद्रमुख कहते हैं। पीताम्बर, पीले हैं जो वस्त्र, उसे क्या कहेंगे हम? पीताम्बर कहते हैं।
तो हमारा सप्ताह में है जो 7 दिनों का समूह है, जो चंद्रमुख है, चंद्रमा के समान मुख है, हमारा पीताम्बर यानी पीले वस्त्र वाला। तो हमारा क्या होगा, पीले वस्त्र वाला, जिसका वस्त्र क्या हो, पीले होते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, पीताम्बर कहते हैं। तो आइए जानते हैं समाज के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा के अनुसार समाज के भेद, तो हिंदी भाषा के अनुसार समाज के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो हमारा समाज के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला है द्विग समास, दूसरा है कर्मधार है, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा व्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुव्रीहि। तो हमने पहला, अब आपको बताना क्या पहला कौन सा समास है। तो पहला कोई से पहले क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं तत्पुरुष। तो हम लिखेंगे कौन सा समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष। तो आइए अपना टेस्ट लेते हैं, तत्पुरुष समास। फिर क्या हो गया, हमारा द्विग हो गया, द्विग समास, तत्पुरुष, द्विग समास, और हमारा 2 हो गए। और तीसरा हमारा क्या हो गया, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। फिर बहुव्रीहि समास, चौथा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। फिर 5वां द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और छठा लिख सकते हैं हमारा कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। तो द्विग हो गया, कर्मधारय छूट गया ना, हाँ कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो आइए एक एक करके इन समास के बारे में चर्चा करते हैं डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्विगु समास। तो द्विगु समास होता क्या है। तो द्विगु समास करा हुआ समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची मतलब संख्या से संबंधित हो, वो क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाता है। और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे हम, द्विगु समास कहेंगे। जैसे नवरात्र, नौ माने क्या हो गया, 9। तो पहला पद क्या होगा हमारा, पूर्व पद क्या संख्या से संबंधित है, नवरात्र, 9 रातों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। फिर क्या हमारा त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। त्रिवेणी, 3 मुहानों का सिक्का, जहाँ 3 लोग मिलते हैं उसका त्रिवेणी कहेंगे। फिर दोपहर, 2 पहरों के समूह को। फिर चवन्नी, 4 आने का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। चारपाई, तिरंगा, नवग्रह, सतसई, दर्जन, त्रिकोण, पंचामृत, नवरत्न, चौगासा, दुपट्टा, त्रिफला, ये सब क्या है, हमारे द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब हमारा अगला है कर्मधारय समास। कर्म को धारण करने वाला वह समास जिसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य हो। मतलब एक पद क्या हो, विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो। जैसे काला आदमी, काला मतलब क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, आदमी कैसा है, काला है, आदमी कैसा है, काला। तो काला क्या है, उसकी विशेषता, यानी विशेषण मतलब क्या, विशेषता बता रहा है। और विशेष्य वो आदमी क्या है, जिसके बारे में बता रहा है, वो आदमी कैसा है, काला है। फिर अधपका मतलब आधा पका हुआ, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है, आधा है, कैसा है, पका है, लेकिन क्या आधा पका है। सुविचार, उसके बारे में बता रहा है कि अच्छे विचार। परमानंद, परमानंद यानी परम आनंद, आनंद कैसा आ रहा है, परम है। नीलकमल, नीला कमल। लौह पुरुष, लौह है जो पुरुष, लौह के समान पुरुष, लौह है जो पुरुष, लौह के समान पुरुष। अधमरा, मरा है जो आधा। खुशबू, अच्छी है जो बू, जिसे क्या कहेंगे, अच्छी है जो महक, उसे क्या कहेंगे, खुशबू। बदबू, बुरी है जो महक, उसे क्या कहेंगे, हम बदबू कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया कौन सा समास, कर्मधारय। नेक्स्ट कर द्वंद्व समास। अगला हमारा द्वंद्व समास, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उसका विग्रह किया जाता हो तो और या अथवा आदि का प्रादुर्भाव होता है। माता पिता, अन्न जल, अन्न और जल, माता और पिता। पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य। अपना और पराया, खरा और खोटा, आगा पीछा, आगा और पीछा। सीता राम, सीता और राम, आज और कल, आजकल को। ये हमारा क्या, द्वंद्व समास, जिसमें क्या हो, या अथवा आदि का प्रादुर्भाव होता है, उसे क्या कहेंगे हम, द्वंद्व समास कहते हैं। अन्न और जल। तो यहीं पर हम माता और माता पिता, माता पिता, माता पिता है, तो इसको हम समास के रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम, ये तो हमारा क्या था, इसका विग्रह करेंगे। तो समास का क्या दिया, हमारी समासिक पद दे दिया। अब इसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तो हमारा क्या होगा, माता और पिता, माता और पिता।
क्या हो जाएगा हमारा, माता और पिता हो जाएगा। भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, तो हमारा क्या हो जाएगा, भाई और बहन, भाई और बहन, भाई और बहन हो जाएगा। आगे अब हमारा है अगला समास है अव्ययी भाव समास, जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिन पदों में उपसर्ग का प्रयोग हो। मतलब क्या, प्रथम पद प्रधान हो, जैसे अ, आ, नी, निर, स, प्रति, भर, अनु, अति, बे, ये सब शब्द आए, तो क्या हो जाता है, प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिनमें क्या हो, जिन शब्दों में क्या हो, शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग हो, तो ये सब क्या है, हमारे उपसर्ग हैं, उपसर्ग हैं, तो इस क्या आते हैं, प्रथम पद प्रधान होता है, ये क्या आते हैं, अव्ययी भाव समास के तहत आते हैं। अगला है हमारा बहुब्रीहि समास। कर जब पूर्व पद और उत्तर पद किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। मतलब बहुब्रीहि मतलब क्या होगा, बहुब्रीहि अपना क्या किया, बदल दिया। तीन है नेत्र जिसके, अर्थात त्रिनेत्र, यानी जिसे कहेंगे क्या, शिव। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव, मतलब तीन है आँख जिसके, वो क्या गए हमारे शिव। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। पीला है अंबर जिसका, अर्थात क्या कहेंगे हम, श्री कृष्ण कहेंगे। फिर अगला है हमारा तत्पुरुष समास। कर वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, साथ ही कारक विभक्ति का लोप हो, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो यानी क्या हो, उत्तर पद हमारा क्या है, हमारा पुत्र क्या है, प्रधान है, कौन है, पुत्र है, राजा का, किसका पुत्र है, राजा का है, तो क्या हमारा पुत्र ही क्या है, प्रधान है। बढ़ते हैं आगे। अब कर संधि, अब जानते हैं संधि के बारे में। अब तक तो हमें क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा क्या है, समास पढ़ा, अब पढ़ते हैं संधि। तो संधि, समधंधि यानी संधि शब्द का अर्थ है मेल। संधि का अर्थ है क्या, समधंधि शब्द का अर्थ है क्या है, हमारा संधि शब्द का अर्थ है मेल, यानी क्या किया गया, मेल कर दिया जाए। दो निकटवर्ती वर्णों के, दो निकटवर्ती क्या है, वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। परस्पर दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे समधनतोष यानी हो जाएगा हमारा संतोष। देवधन इंद्र हमारा हो जाएगा देवेंद्र। फिर संधि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए इन संधि के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्वर संधि, यानी स्वर, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो जिसमें क्या हो, जब दो स्वर मिलेंगे, यानी देव धन इंद्र, इसमें क्या, देव धन इंद्र, इसमें देव यानी देव धन इंद्र यानी देवेंद्र आ गया, आ, यहाँ पर आ का मात्रा प्लस आ का मात्रा मिलकर क्या बना लिया, हमारे आ बना लिए। विद्या धन आलय, एक सॉरी इसमें मतलब क्या, इसमें क्या करा है, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार होता है, देव धन इंद्र, यहाँ पर क्या है हमारा देवेंद्र हो गया। तो यहाँ पर क्या, मान लिया विद्या धन आलय लिखते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, विद्या धन आलय, विद्या धन आलय यानी विद्यालय, विद्यालय। तो विद्यालय में हमने क्या, यहाँ पर देखिए आ का मात्रा है, विद्या, यहाँ पर क्या है ओ का मात्रा है, और हमारे क्या यहाँ पर छोटी ई का और ई मिल के क्या हो जाएंगे, हमारे ए हो गए हैं, हमारे और ई मिल के क्या हो गए, ए हो गए। यहाँ पर आ मिला है और आ मिला है, आ मिलकर क्या बन गया, आ मिल गया, बन गया, तो विद्याधन आलय। तो इस प्रकार क्या होता है, यह चेंज होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। जो स्वर संधि होता है उसके 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। तो स्वर संधि के कितने हो गए, 5 भेद हो गए। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। तो स्वर संधि के क्या है, 5 भेद हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। तो पहला है हमारा दीर्घ संधि। पहला है दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ स्वर, जैसे अ, आ, ई, उ और री के साथ ह्रस्व या दीर्घ स्वर, जैसे अ, आ, ई, उ री। मतलब इसके साथ क्या हो, ये सब शब्द आ जाएं के मेल से दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री। मतलब क्या हो, अ और अ मिलेगा तो क्या होगा, आ मिल जाएगा, आ हो जाएगा। अ और आ मिलेगा तो क्या होगा, आ हो जाएगा। यानी क्या हो गए, आ, ई,
और री हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। तब आइए उदाहरण समझते हैं। जैसे सर्वधन अधिक, सर्वधन अधिक, यहाँ पर क्या अ है और फिर है क्या, यहाँ पर अ है, तो अ और अ मिलके क्या हो गया हमारा आ हो गया। फिर देवधन आलय, देवालय, अ और आ मिलके क्या हो गया, आ हो गया। तो फिर सीमा धन अंत, आ है, यहाँ पर आ का मात्रा है और यहाँ पर क्या अंत अ है, अ है, अ और अ मिलके क्या हो गया, आ बन गया। विद्या धनालय, आ और आ मिलके क्या हो गया, आ बन गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे दीर्घ संधि। यहाँ पर है कवि धन इंद्र, ई और ई मिलके क्या हो गया, बड़ी ई बन गया। परीक्षा, ई और छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या हो गए, बड़ी ई बन गए। और यहाँ पर क्या है, बड़ी ई और छोटी ई मिलकर क्या हो गए, बड़ी ई बना लिए। अब योगी धन ईश्वर, योगीश्वर, छोटी ई बड़ी ई दोनों क्या है, बड़ी ई मिलकर क्या हो गए, बड़ी ई बना लिए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगला संधि हमारा गुण संधि। तो कह रहा संधि करते समय अ आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। अ या आ के बाद क्या हो, ई या बड़ी ई आए, अ और आ के साथ क्या है, बड़ी ई या छोटी ई आए तो मिलकर क्या होते हैं, ए से एड़ी बना देते हैं। तो अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और अ और आ के बाद ऋषि आए तो अर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर अ और आ मिलकर क्या होते हैं, छोटी ई या बड़ी ई बना देते हैं। तो मिलकर क्या, सॉरी, करा अ और आ दोनों के साथ या किसी के साथ छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो क्या बनाएंगे, ए से एड़ी बना लेंगे। और अ और आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बनाते हैं, ओ बना लेते हैं। तो छोटा ऊ बड़ा ऊ और आ के बाद मिलकर आएंगे तो, और अ और आ के बाद क्या, ऋषि आए तो क्या आ जाएगा, अर हो जाता है। तो अब आइए यहाँ पर लिखते हैं, आ और ई आ गए तो हमारा क्या बना लिया, ए से एड़ी बन गया। अ और ई मिल गया तो हमारा क्या, ए से एड़ी बन गया। अ और ऊ मिल गया तो क्या, ओ बन गया। अ धन री बन गया तो अर हो गया। अ धन ऊ हो गया तो हमारा क्या हो गया, ओ हो गया। तो यहाँ पर क्या, आ धन ऊ कर देंगे तभी क्या होगा, हमारा ओ ही आएगा। अब उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल। कर महाधन ईश, तो हमारा महाधन का रहा क्या, यहाँ पर कर रहा है महाधन ईश, तो महाधन ईश तो हमारे क्या आ जाएंगे, महेश। यहाँ पर क्या है, आ का मात्रा है और बड़ी का तो हमारा क्या हो गया, ए हो गया, महेश हो गया। नर धन ईश हमारा क्या हो गया, नरेश हो गया। फिर अगला है महाधन इंद्र, हमारा क्या हो गया, महेंद्र। आ और ई मिलके क्या ए बन गए। ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानोपदेश। महाधन उत्सव, महोत्सव। फिर जलधर उर्मी, जलोर्मी। और महाधन उर्मी, महोर्मी। तो मतलब क्या होगा, अ है और छोटा ऊ है तो हमारा क्या होगा, ओ हो गया, जलोर्मी। और महाधन उर्मी, आ हो गया, ऊ हो गया तो क्या, ऊ बड़ा ऊ हो गया तो क्या होगा, ओ। अधन ऊ हो गया तो क्या होगा, हमारा ओ बन गया। तो हमें उम्मीद है इस संधि में क्या हो गया, आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्या ये था, गुण संधि। तो बढ़ते हैं आगे। इसमें अगला है देव धन ऋषि, तो देवर्षि। अधन ऋषि अर हो गया। महाधन ऋषि अर हो गया क्या, महर्षि। वन धन औषधि, वन औषधि। महाधन औषधि, महाऔषधि। फिर परम धनौध, परमौध्य। यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ जाएगा। फिर महाधन औषधि, महौषधि, महोषधि। अब वृद्धि संधि, अगला संधि हमारा वृद्धि संधि। कर अ आ के साथ ए और ऐ बनता है। क्या हो, अ के साथ आ के साथ क्या हो जाए, ए से एड़ी ऐसे अनेक हो तो हमारा क्या होता है, ऐ बन जाएगा। अ आ के साथ क्या होगा, ए ऐ आ जाए तो क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। और जब अ आ के साथ ओ और औ हो तो औ बन जाता है। मत धन एक, मतैक्य। सदा धन एव, सदैव। फिर अधन ए मिलके क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। आ धन ए मिलके क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। अधन ओ मिलके क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। आ धन औ बन के क्या होगा, औ हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे एक धन एक, एक एक। अधन ए मिलके क्या, ऐ हो गया। महाधन है सर्व, मह सर्व। आ और ऐ मिलके क्या हो गया, ऐ बना लिया। अगला हमारा यड़ संधि। कर जब ई उ री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है तो एक क्रम स य व र में
परिवर्तित हो जाते हैं, इस परिवर्तन को यड़ संधि कहते हैं। ई को यड़ची, ई को यड़ची, ई को क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। तो अर्थात ई छोटी ई बड़ी ई के साथ अन्य कोई स्वर हो तो यह बन जाता है। जब ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो क्या हो जाएगा, र बन जाता है। तो हमारा ई को यड़च, ई को क्या हो जाता है, यह हो जाता है, वहाँ क्या हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगा। ऊ धन ए हमारा क्या हो जाएगा, वह। ई धन आ हो जाएगा या, ई धन अ हो जाएगा य, ई धन अ हो जाएगा ए, ई धन आ हो जाएगा या। तो एग्जाम्पल में कर यदि धन अपि यद्यपि, इति धन आदि इत्यादि। ई को क्या हो गया, इत्यादि, हमारा ई को यह हो गया है। फिर कह रहा नदी धन अर्पण, क्या होगा, नद्य अर्पण। देवी धन आगमन देव्याज्ञनम। अनुधन अय अनन्वय, अनुधन एषण अन्वेषण। फिर पितृधन आज्ञा, हमारा क्या हो गया, पित्राज्ञा हो गया। तो बढ़ते हैं आगे। अब है अयादि संधि। कर यदि अय अय ओ औ स्वर का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का अय का आय, ओ का आओ और औ का आओ हो जाता है। जब यह वह से पहले व्यंजन पर अ आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है। तो आइए उदाहरण समझते हैं। ने धन अय अन, क्या हो जाएगा, हमारा अय है, एक ए से एड़ी है और अ है, ए और अ, ए और ए हो जाएगा क्या, स्वर का मेल दूसरे स्वरों से होता है। ए का मेल क्या, ए से होगा तो क्या रहेगा, हमारा अय हो जाएगा, अय से हो जाएगा तो आय हो जाएगा। ए का मेल क्या है, अय आय, और ओ से हो जाएगा तो क्या, औ हो जाएगा। तो ने धन अयक अन, क्या हो जाएगा, नयन। गय धन अक गायक। पो धन अन पवन, पौ धनक पावक। नव धन इक नाविक। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर अब व्यंजन संधि, अब नहीं, अब क्या स्वर संधि पढ़ा, व्यंजन संधि पढ़ते हैं। जब किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण से होता है तो उस व्यंजन में होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जब कह रहा है कि जब किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण से होता है, कोई व्यंजन है उसका स्वर अथवा व्यंजन से मेल हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, हम व्यंजन परिवर्तन को क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहते हैं। तो कह रहा व्यंजन संधि के नियम, कह रहा नियम एक, किसी वर्ग के पहले क च ट त प का मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण य र ल व स व ह या किसी स्वर से हो तो क का ग च का ज टका ट का ड प का ब हो जाता है। च का ज, ट का हो जाएगा क्या, ड, क का हो जाता है ग। तो ये सारे क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं। तो अब आइए उदाहरण से समझते हैं। हमारा क्या, दिक यानी क और ग मिलकर क्या हो गया, आधा ग ज बन गया, यानी हमारा क्या हो गया, दिक धन गज, यानी हो जाएगा क्या, हमारा दिग्गज। वाक धन इस वागीस, अधन ई हो जाएगा हमारा क्या, क, हमारा क्या आधा क धन ई हो जाएगा हमारा क्या, गी, तो हो जाएगा वागीस। अच धन वाक धन ईस, हमारा क्या है, वाक धन ईस हमारा क्या है, वागीस हो गया। और अच धन अंत हमारा क्या, अजंत। च और मिलके क्या होते हैं, ज बना लेते हैं। अगला हमारा है विसर्ग संधि। तो हमारा विसर्ग संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। तो आइए विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं। तो कह रहा विसर्ग संधि के नियम। तो विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम होते हैं, तो आइए एकदम शानदार तरीके से जानते हैं विसर्ग संधि के नियम के बारे में। तो कह रहा है नियम नंबर 1, अगर कभी शब्द में विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग स हो जाता है। ट या ठ हो तो स या त्या, स तथा त्या त क्या होता है, थ हो तो स हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे।
अब यहाँ पर देखेंगे धनु धन टकार, धनुष टंकार, धनुष टकार। फिर निधन चल, हमारा क्या होगा, निश्चल होगा। निधन तार हो गया क्या, निस्तार। तो इसमें क्या कर रहा है, कर ट या ठ हो तो क्या हो जाएगा, स हो जाता है। ट या क्या हो, ठ हो तो क्या हो जाएगा, हमारा खट खटकोड़ हो जाएगा। तथा त्या य थ हो तो त्या हो, थ हो तो स हो जाता है। तो विसर्ग स हो जाता है। यदि क्या हो, च या छ हो तो विसर्ग क्या होगा, स हो जाता है। तो हमारा निधन चल हो जाएगा क्या, निश्चल। निधन तार हो जाएगा हमारा क्या, निस्तार। बढ़ते हैं आगे। नियम नंबर 2, संधि के समय विसर्ग के बाद स ख या स आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बदल जाता है या उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है। जैसे क्या, दुधन शासन, हमारा क्या होगा, दुशासन। निधन संदेह यानी निसंदेह। नियम नंबर 3, अगर संधि के समय विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। जैसे हमारा पय धन आन हो जाएगा क्या, पान, पय धन पान। फिर रज धन कड़ हो जाएगा क्या, रज कड़। नियम नंबर 4, अगर संधि के समय विसर्ग से पहले अ हो और बाद में घोष व्यंजन या ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो अब अगला है हमारा युवा जंगल। युवा जंगल के लेखक कौन है, हमारे हैं मनोज बाजपेयी। युवा जंगल के लेखक हैं मनोज बाजपेयी। भाषा एकमात्र अनंत है, इसके लेखक क्या कौन है, अशोक वाजपेयी हैं। तो आइए इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो हमारा इनका जीवन परिचय है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी, इनका जन्म 16 जनवरी 1441 ईस्वी को हुआ, 1941 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान दुर्ग सागर, मध्य प्रदेश। सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था, से BA तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में क्या किया, MA। काव्य संग्रह अभिन्यासों, उम्मीद का दूसरा नाम इनका क्या है, काव्य संग्रह, तो हमारा क्या होता है, यहाँ से क्या किया, इन्होंने MA की पढ़ाई की थी। उसके बाद हमारी कृतियाँ हैं, इनका काव्य संग्रह आविन्यो, उम्मीद का दूसरा नाम, चीटी, चीख, जबरजोत, दुख, चिट्ठी रसा, एक खिड़की, युवा जंगल, पहला चुंबन। ये सब क्या है, अशोक वाजपेयी जी की रचनाएं हैं। और इनकी उपलब्धियां, इन्हें क्या किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती कवि शेखर सम्मान सम्मानित किया गया और कबीर सम्मान आदि से भी इन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो इनकी रचना जो युवा जंगल की रचना किसने की थी, अशोक वाजपेयी ने की थी। फिर जानते हैं इनके जीवन के परिचय के बारे में। आधुनिक कवि अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में मध्य प्रदेश में स्थित दुर्ग नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से BA तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी विषय में MA की शिक्षा प्राप्त की। इन सब चीज़ों से हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं जीवन परिचय। इसके बाद इन्होंने दयाल सिंह कॉलेज में से अंग्रेजी विषय का अध्यापन किया और इसी बीच इनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेना में हो गया, इसलिए इन्होंने अध्यापन कार्य क्या किया, छोड़ दिया। इन्होंने क्या किया, जब अध्यापन कार्य छोड़ दिया तब इन्होंने मध्य प्रदेश में कला, साहित्य और संस्कृत की सेवा की तथा जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और बिरला फाउंडेशन से भी जुड़े रहे। और भोपाल में इन्होंने बहुआयामी कला केंद्र भारत भवन की स्थापना की और वाजपेयी जी वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में प्रथम कुलपति भी रह चुके हैं। फिर हमारे इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक व्यक्तित्व बहुत आयामी है। वे एक अच्छे संपादक थे और इन्होंने अनेक विषयों पर कविताएं लिखी। इन्होंने अपनी पूर्वाग्रह पत्रिका का संपादन सफल रूप से कई वर्षों तक किया और मनुष्य के बारे में भी अनेक लेख लिखे हैं। और इनकी कविताओं के में अन्य विषयों के साथ साथ कवि और कविता भी विषय रहे हैं और इन्होंने कवियों पर भी अनेक कविताएं लिखी। साथ ही साथ संगीतकारों व साहित्यकारों पर भी अनेक कविताएं लिखी थी। जो इनकी कविताएं हैं में अनेक संबंधों जैसे बहू, बेटी, प्रेमिका, माता पिता आदि का भी समावेश है। अशोक वाजपेयी जी ने अनेक हास्य कविताएं भी लिखी। अशोक वाजपेयी जी का आधुनिक युग के
समकालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। तो अशोक वाजपेयी का आधुनिक युग के समकालीन कवियों में क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। फिर काव्य संग्रह, तो हमारा जो काव्य संग्रह जाइए आइए जानते हैं इनका काव्य संग्रह। शहर अब भी संभावना है, शहर क्या है, अब भी संभावना है। एक पतंग अनंत में, अगर इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला थोड़ी सी जगह जो नहीं है अभी और। समय के पास समय, इबारत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ भिगड़े, उम्मीद का दूसरा नाम, दुख चिट्ठी रसा, कहीं कोई दरवाज़ा। ये सब क्या है, इनके काव्य संग्रह हैं। तो हम किसके काव्य संग्रह के बारे में जान रहे हैं, तो हम क्या जान रहे हैं, अशोक वाजपेयी जी के बारे में जान रहे हैं। अब जानते हैं हमारे युवा जंगल, तो इनकी हमारी रचना है युवा जंगल। तो युवा जंगल हमारा करा एक युवा जंगल मुझे अपनी हर उंगली से बुलाता है, मेरी सिराओं में हरा रक्त बहने लगा, आँखों में हरी परछाइयाँ फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होठ मेरे एक हरे गान से में कांपते हैं, मैं नहीं हूँ और कुछ, बस एक हरा पेड़ हूँ, हरी पत्तियों की एक दीप्ति रचना। तो कवि कहते हैं, तो इसका बाद क्या करना, ये पद्यांश आपके एग्जाम में आ जाए तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, तो व्याख्या करेंगे। कवि कहते हैं कि हरे भरे युवा जंगल को देखकर ऐसा लगता है मानो एक नए वृक्ष वाला युवा जंगल उत्साहित होकर आकाश को छूने को उत्सुक अपनी पतली पतली टहनियों से उसे कवि को बुला रहा हो। युवा जंगल के आमंत्रण से कवि की सूखी नसों में स्थित निराशा की भावना दूर हो जाती है, उनमें उत्साह और आशा का संचार होने लगता है और इस आमंत्रण से कवि की आंखों में सुखद और सुनहरे भविष्य के सपने तैरने लगते हैं और कवि के जीवन का उद्देश्य बदल गया और वह अपने कंधों पर उस उत्तरदायित्व को महसूस कर रहा था जिससे उसकी जीवन रूपी निराशा समाप्त हो गई। अब युवा जंगल का पद्यांश नंबर 2। ओ जंगल युवा बुलाते हो आता हूँ, एक हरे बसंत में डूबा हुआ आता हूँ। तो व्याख्या, कभी युवा जंगल से कहता है अगर तुम मुझे आमंत्रित करते हो तो मैं तुम्हारे समीप आता हूँ, मैं वसंत की हरियाली से परिपूर्ण होकर तुम्हारे अंदर समा जाऊँगा। अर्थात कवि स्वयं एक पेड़ के रूप में कल्पना कर रहा है। जिस प्रकार हम किसी के साथ रहते हैं या उसके पास जाते हैं तो उससे उसी वातावरण के अनुकूल स्वयं को परावर्तित कर लेते हैं, फिर चाहे वह जड़ हो या चेतन। उसी प्रकार युवा जंगल में जाने के लिए कभी भी एक पेड़ की भांति बनकर उसमें निवास करता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब सुभद्रा कुमारी चौहान, तो झांसी की रानी की समाधि पर, तो इनकी रचना क्या है, झांसी की रानी की समाधि पर। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी को ये देखिए, ये हमारी क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनका जन्म सन 1904 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था और इनकी भाषा क्या थी, खड़ी बोली हिंदी थी और इनकी रचना क्या है, मुकुल और त्रिधारा, और इनकी मृत्यु सन 1948 ईस्वी में हो गई थी। तो आइए इनका जीवन परिचय देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को प्रयागराज जिले के उत्तर प्रदेश के निहालपुर गांव में हुआ था। तो इलाहाबाद या प्रयागराज कुछ भी लिख सकते हैं, आपको नंबर कटने वाला नहीं है। निहालपुर गांव में हुआ था। एक समय वह एक प्रसिद्ध भारतीय कवित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान समाज से गहरा संबंध था। उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा सामाजिक मुद्दों को उठाया और समाज में परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादी आंदोलनों का समर्थन किया और राष्ट्रीय कार्यों में स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलनों में भाग लेने के कारण कई बार जेल गई और इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आत्मजनमानस में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। और सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थीं और सुभद्रा कुमारी चौहान को बचपन से ही साहित्य में रुचि थी और त्याग और सादगी से जीवन का अमूल्य अलंकरण था। और वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी कविताएं ही इन्हें अमर कर देने के लिए क्या हैं, पर्याप्त हैं। ओज और पौरुष भर देने वाली इनकी रचनाएं भी क्या है, हिंदी साहित्य की क्या है, अमूल्य धरोहर हैं।
इनकी भाषा शैली क्या थी? तो भाषा सरल थी और सरल हिंदी खड़ी बोली तथा भाषा शैली क्या थी? इनकी ओजपूर्ण थी। इनकी रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल, त्रिधारा। सुभद्रा कुमारी चौहान की सुप्रसिद्ध पंक्तियों की कुछ लाइनें इस प्रकार हैं। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 97 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही बेहतरीन कविता इन्होंने ये क्या थी? रचना की थी। क्या होता? इस कविता को सुनते ही मन में क्या होता? जोश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी ऐसी इनकी क्या थी? रचनाएं थीं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। तो अब जानते हैं पुष्प की अभिलाषा या जवानी। माखनलाल चतुर्वेदी की दो रचनाएं हैं, पुष्प की अभिलाषा और जवानी। तो आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं डिटेल के साथ। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इनका नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। और इनका जन्म 1889 ईस्वी को बावई मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। और शिक्षा इनकी प्राथमिक शिक्षा के बाद घर पर ये क्या अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती भाषा का अध्ययन किया। इनकी रचना है युग चरण, समर्पण, हिम किरीटनी इत्यादि। और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 ईस्वी को हो गई। तो 1889 में पैदा हुए बावई मध्य प्रदेश में। तो आइए जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में डिटेल के साथ थोड़ा सा। श्री माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म क्या हुआ था? मध्य प्रदेश के कहाँ? बावई गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था और इनके पिता अध्यापक थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद घर पर ही अंग्रेजी, गुजराती, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया। और बाद में माखनलाल चतुर्वेदी बचपन से ही क्या थे? साहित्य प्रेमी थे। हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार का आरंभ इन्हीं से हुआ, अर्थात सन 1955 ईस्वी में हिम तरंगिणी के लिए पुरस्कृत किया गया। और माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी ख्याति प्राप्त हुई। तो इन्हें क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया था। और माखनलाल चतुर्वेदी किया गया था। और माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी क्या है? ख्याति प्राप्त थी। और माखनलाल चतुर्वेदी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। वे जीवन भर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे। क्या थे? जो माखनलाल चतुर्वेदी थे और क्या थे? महात्मा गांधी से क्या थे? बहुत ही प्रभावित थे। और उन्हीं के क्या हुए थे? बताए गए रास्ते पे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। और इनके काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीयतावादी और जिसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव है। फिर इनकी रचनाएं एवं कृतियाँ हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, वनवासी, समर्पण इत्यादि। और इनके निबंध संग्रह हैं साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, रंगों की टोली। और इनकी भाषा शैली कौन सी है? भाषा खड़ी बोली। और जीवन शैली क्या है? ओज शैली है। इनकी पत्र पत्रिकाएं प्रभा, कर्मवीर, प्रताप, ये सब क्या है? इनकी पत्र पत्रिकाएं हैं। अब जानते हैं कुछ शब्द अर्थ के बारे में। आइए देखते हैं। चाह, आपके एग्जाम में पूछ ले, चाह का मतलब होता है क्या? कामना। चाह का मतलब होता है कामना। सुरबाला, देव कन्या, गहना, आभूषण। चाह नहीं देवों के सुर में क्या है? गहनों में गूथा जाऊं। तो उसी चैप्टर का है हमारा। सुरबाला मतलब देव कन्या, गहना मतलब आभूषण, बिंध मतलब क्या? गूथ कर, सम्राट मतलब साम्राज्य का स्वामी। फिर अगला है शब्दार्थ। शब्द और अर्थ देखिए। हरि ईश्वर भगवान, इठलाऊं अभिमान करूं। फिर वनमाली उद्यान और वाटिका में पुष्प एवं पेड़ पौधों का संरक्षक। तो वनमाली कहते हैं शीश यानी मस्तक, पथ मतलब राह। फिर है अंतर, भीतर। अंतर का मतलब क्या था? भीतर। विधवा जिसका पति मर गया हो, निस्तेज के लिए प्रयुक्त मतलब क्या? जिसका पति मर गया उसे क्या कहते हैं? विधवा। और जिसका पत्नी मर गई उसे क्या कहते हैं? विधुर। पानी, तेज, अभिमान। घड़ियाँ मतलब समय, काल। समय या काल को कहते हैं घड़ियाँ कहते हैं। नभ यानी नभ को कहते हैं क्या? हम आकाश। अगला है शब्दार्थ। हिम बर्फ के टुकड़े। सदी यानी सब
शताब्दी नरमुंडमाला यानी मनुष्यों की सिर की माला, जिसे क्या कहेंगे, जिसमें क्या मनुष्य गूथे हुए, मनुष्य क्या ऐसे गूथे हुए, मनुष्य की खोपड़ी लगी हुई, क्या उसे कहेंगे क्या, नरमुंड माला। फिर कह रहा है सुमेरु, सुमेरु माला का वह दाना जिसके पूर्व माला पूरी होती है उसे क्या कहेंगे, जिससे पहले क्या माला पूरी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, सुमेरु कहते हैं। बाना यानी वस्त्र, धानी लहलाते हुए धानों की हरियाली, इसको क्या कहते हैं, धानी कहते हैं। अगला है भूडोल, भूडोल मतलब क्या, कंपन, कहते हैं क्या, भूकंप आ गया यानी कंपन हो रहा है तो क्या कहेंगे, भूडोल। हिमगिरी हिमालय पहाड़, मोल मूल्य यानी कीमत, मतलब किसी चीज़ का क्या मोल, क्या अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है, जिसका कोई कीमत नहीं है। इरादों यानी संकल्पों, इच्छाओं, संकल्प इच्छा। फिर बढ़ते हैं आगे, कह रहा है रक्त, रक्त का मतलब क्या, खून। क्षुद्र, क्षुद्र मतलब क्या, तुच्छ, मतलब बहुत छोटा। शीर, शीश, शीश को क्या कहते हैं, सर, सर को क्या कहते हैं, शीश कहते हैं। अगला श्वान, श्वान मतलब क्या होता है, कुत्ता। चरण मतलब क्या होता है, पैर। ग्राम सिंहों यानी गांव का जो शेर होता है क्या कहलाता है, कुत्ता, कुत्ते को क्या कहते हैं, गांव का शेर। भवानी दुर्गा रूपी जवानी, उसे क्या कहते हैं, भवानी। फिर अभिमात्र यानी गर्व घमंड। अब तो ये तो क्या थे, शब्द अर्थ थे, अब और कुछ चीज़ें जानते हैं। अब हमारा वर्ड है, तो वर्डों के बारे में जानते हैं। तो कह रहा भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। भाषा की शुरुआत जिससे होती है उसी को कहते हैं वर्ड, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहते हैं। वर्ड के कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं जिनसे हमारी भाषा बोली जाती है, जिनकी वजह से हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं। तो वर्ड के 3 भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है अयोग वा। तो स्वर 13 होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ये हिंदी की बात हो रही है, अंग्रेजी नहीं। और अयोग वा कितने होते हैं, 4। तो 36 3 39, 39 4 कितना हो जाएगा, 53। तो हमारा 33 4 3 7 3 10 कितना आएगा, 4 3 7 3 10, 10 को 0 3 1 4 यानी 50। टोटल कितने हो गए हमारे, 50 हो गए स्वर व्यंजन और अयोगवा को मिला कर। तो वर्ण के कितने भेद हैं हमारे, हमने अभी क्या कितने पढ़े हैं, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद, वर्ण के हमने कितने भेद पढ़े, 3। पहला स्वर व्यंजन और अयोग वाह। तो स्वर व्यंजन अयोग वाह, ये कहते हैं भाषा के 3 भेद हैं। तो अब जानते हैं स्वर के बारे में। तो स्वर के बारे में आइए जानते हैं, वे वर्ड जो दूसरे वर्डों की सहायता से बिना बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। जैसे हम क्या अ को बोलेंगे तो क्या हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। यदि हम क बोलेंगे तो क धन अ यानी क्या हो जाएगा हमारा क, तब होता है क में अ क्या होता है, छिपा होता है। यदि आधा क लिखेंगे तो क्या इस तरह से लिखेंगे, क आधा क धन अ जोड़ेंगे तो क्या, तब हमारा क होता है। तो हमारा जिसमें क्या दूसरे वर्डों की सहायता से के बिना बोले जाते हैं, हमारा अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, सब क्या बिना किसी वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, स्वर कहते हैं। स्वर के भी क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग और लुप्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर पहला क्या, ह्रस्व स्वर, दूसरा हमारा दीर्घ स्वर और तीसरा है लुप्त स्वर। तो ह्रस्व, दीर्घ और हमारा क्या, लुप्त स्वर कहलाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अब ह्रस्व स्वर, पहले जानते हैं ह्रस्व स्वर होता क्या है। कर जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 5 होते हैं, जैसे अ ई उ री ली। इन्हें मूल स्वर भी क्या कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। तो ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं वो क्या होते हैं, 5 होते हैं। कह रहा वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ड क्या होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन के भेद जानते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के हैं, व्यंजन 3 प्रकार के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो आइए जानते हैं इन व्यंजनों के बारे में। सबसे पहले हमारा दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं, उसके बाद व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो हमारा व्यंजन तो हमारा ह्रस्व हो गया। अब दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर हमारा जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 8 होते हैं, जैसे आ ई उ री ए ऐ। अ धन ई यानी ए, अ धन उ धन बराबर ओ, अ धन ए बराबर क्या ऐ, अ धन ओ बराबर क्या हो जाएगा हमारा ओ।
तो हमारे क्या है, इसमें दो मात्राओं का क्या होता है, समय लगता है, इसलिए क्या कहते हैं हम इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब लुप्त स्वर किसे कहते हैं, लुप्त स्वर +3 यानी क्या है, ये क्या होते हैं, जो लुप्त स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, त्रिमात्रिक होते हैं, जिसमें क्या होती हैं, 3 मात्राएं होती हैं। जैसे आइए देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं स्पर्श व्यंजन। कर जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। व्यंजनों का उच्चारण जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करता है, क, ख। आपको क्या करा है, इन सबको पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा जिह्वा मुख के स्थानों पर क्या होगा, हर जगह सटेगा, कई जगह सटेगा, इसका क्या इसकी होती है, तो हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो काड़ा ड़, इया, ड़, न, म क्या है, अनुनासिक वर्ण है, ये हमारे क्या है, अनुनासिक वर्ण है। ङ, इया, ड़, न, म ये क्या है, अनुनासिक वर्ण है। अगला हमारा अंतस्थ व्यंजन। कह जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के अंदर ही रहती है इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। अगला हमारा ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख की ऊष्मा गर्म वायु बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स, स, ह। क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, इसलिए क्या कहते हैं, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट अयोग वा। अगला हमारा अयोग वा। कह रहा वे वर्ण जो न तो स्वरों के अंतर्गत आते हैं और न ही व्यंजनों के, उन्हें अयोग वा कहते हैं। ये 4 होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूली यानी क, ख, उपध्यामनी, प, फ। तो क्या है, अयोगवाह है वे वर्ण जो न तो स्वरों के अंतर्गत आते हैं और न ही क्या होते हैं, व्यंजनों में आते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। जैसे अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, जिह्वा मूली, क, ख। अब बढ़ते हैं आगे। तो अयोगवाह कर जिह्वा मूली व उपध्यामानीय को अर्ध विसर्ग भी कहते हैं। इनका प्रयोग वेदों में क्या होता है, प्राप्त होता है। अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है, जो अनुस्वार होते हैं उनका उच्चारण क्या होता है, नासिका यानी नाक से होता है। जैसे गंगा, गंगा। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, राम, राम। मतलब क्या करेंगे, विसर्ग को क्या कहते हैं, ह के रूप में उच्चारित करते हैं। फिर है संयुक्त व्यंजन। कर 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क, स, अ, छ यानी क्या जाएगा हमारा कच्छा, त, र, अ, त्र यानी त्रिशूल। फिर ज, या, अ, ज्ञा यानी क्या जाएगा हमारा ज्ञान। ये तीन वर्णों से मिलकर क्या होते हैं, 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर स, र, अ यानी स्र यानी क्या होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा आश्रम। नेक्स्ट अब जानते हैं पर्यायवाची। अब आइए पढ़ते हैं पर्यायवाची। तो जल्दी से इसको थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सेशन को क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके देख सकें। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके लिए भी लाए हैं। तो जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सारे एग्जाम में आपके 100% आने वाले हैं। तो पर्यायवाची आगे शानदार तरीके देखते हैं। पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा सुता, लड़की, नंदिनी, तनया, तनुजा, दुहिता। 2022 में पूछा गया ये आपका क्वेश्चन है। तो क्या है, लड़की पुत्री को सुता कहेंगे, या तो लड़की कहिए, या नंदिनी कहिए, तनया कहिए, तनुजा कहिए, दुहिता कहिए। तो पत्थर, ये हमारा क्या है, पत्थर है। पत्थर को क्या कह सकते हैं, या तो पसाड़ कहिए, या प्रस्तर कहिए, पाहन कहिए, उपल कहिए, शिला कहिए। 2014, 15, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रकाश। प्रकाश को या तो उजाला कहिए, या ज्योति कहिए, या प्रभा कहिए, या विभा कहिए, आलोक कहिए। ये हमारा क्या प्रकाश दिख रहा है। तो प्रकाश को या तो उजाला, या ज्योति, या प्रभा, या विभा, या आलोक कह सकते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। कर प्रसन्नता यानी हर्ष, खुशी, आहदाद, मोद। ये क्या हमारी प्रसन्नता है। तो ये सब क्या है, हम देख रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं पर्यायवाची।
तो आपको कमल का पर्यायवाची बताना है। तो कमल का पर्यायवाची क्या आ जाएगा? जलज, जलज, पंकज, और 1 2 3 आपको क्या 2 और पर्यायवाची क्या कीजिए, इसको कमेंट में बताइएगा। तो हर्ष, आह्लाद, मोद, प्रसन्नता का गया। फिर फल, फल का हमारा पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? तो हमारा फल का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फल का रसाल। ये सब क्या है? हमारे फल हैं। रसाल, सस्य, पुष्पज, ये सब क्या है? हमारे फल के पर्यायवाची हैं। अगला हमारा फूल का, फूल के पर्यायवाची पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी। तो फूल के क्या है? पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी। फिर एक और लिख लीजिए, 5वां हमारा लिख लीजिए क्या? प्रसून। 15 में, 17 में, 18 में, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं आगे। मोर, मोर के पर्यायवाची आइए देखते हैं। तो मोर का हो जाएगा मयूर, सीखी, शिखंडी, कलापी। ये सब क्या है? मोर के पर्यायवाची हैं। तो 2016 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मूर्ख, मूर्ख को कहेंगे क्या? या तो अज्ञ कहेंगे, या अबोध कहेंगे, या गंवार कहेंगे, या मूढ़। अज्ञ, अबोध, गंवार, मूढ़, ये सब क्या है? हमारे 2016 और 20 में पूछे गए क्वेश्चन क्या है? मूर्ख के पर्यायवाची है। नेक्स्ट, कर महादेव, देवों के देव महादेव। महादेव को शिव कहिए, शंभु कहिए, शंकर कहिए, महेश कहिए, त्रिलोचन कहिए, त्रिनेत्र कहिए, पशुपत कहिए। ये सब क्या है? महादेव के नाम 15, 20, 23 में पूछे गए क्वेश्चन है। मछली, मछली को का पर्यायवाची मीन हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा, फिर सफरी हो जाएगा, फिर हमारा झस हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा झक, फिर हमारा हो जाएगा 7वां, ये 6वां जल जीवन। क्या होती है? जल में जीवित रहती है। 15, 20, 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कर यमुना, यमुना को अर्कजा, सूर्यसुता, कालिंदी, श्यामा। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक कहते हैं क्या? जमुना, जमुना भी कहते हैं। नेक्स्ट, कर बादल, बादल को मेघ, जलद, नीरद, घन, वारिद, पयोद, या धराधर कहते हैं। 2014, 15, 16, 17, 18 में पूछा गया क्वेश्चन था। फिर बिजली, बिजली को दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, चंचला, चपला, तड़ित। ये सब क्या है? कहते हैं 2018, 20, 22 में पूछा गया क्वेश्चन था। फिर अगला हमारा वर्षा, वर्षा को बारिश, बरसात, बौछार, वृष्टि। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो कहते हैं। अगला हमारा विष्णु, विष्णु को नारायण, जनार्दन, चक्रपाणी, माधव, केशव, दामोदर। क्या कहते हैं? विष्णु को इतने नामों से जाना जाता है। तो ये सब क्या है? इनके पर्यायवाची हैं। 16, 18, 20 में पूछे गए क्वेश्चन है। फिर अगला हमारा वृक्ष, वृक्ष को रूख, विटप, द्रुम, पादप, तरु, पेड़। 2017 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हमारा वज्र है, वज्र को वसनी, पवी, कुलिस। ये सब क्या है? वज्र के पर्यायवाची 14 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कर सोना, सोना को हेम, हिरण्य, कंचन, स्वर्ण, कनक, कुंदन कहते हैं। ये हमारा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये 24 कैरेट गोल्ड है। फिर हमारा सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा देवता, वसु, आदित्य। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर अगला हमारा सूरज, सूरज को कहते हैं क्या? भानु, भास्कर, सूर्य, दिनेश, दिनकर, आदित्य, प्रभाकर। ये सब क्या है? सूर्य के पर्यायवाची 14, 16, 17, 18, 20 एकदम लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर अगला हमारा समुद्र, समुद्र को क्या कहेंगे? सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलधि, उदधि, उदधि, जलधि, जलनिधि, पारावर। ये सब क्या है? समुद्र के पर्यायवाची हैं। फिर अगला हमारा वन, वन को कहेंगे विपिन, जंगल, कानन, अटवी, अरण्य। ये सब क्या है? हमारा जंगल है। तो जंगल क्या है? पर्यायवाची हो गए। अगला है बानर, बानर को कहेंगे बंदर, कहेंगे कपी, कहेंगे हरी, कहेंगे मरकट, कहेंगे। ये सब क्या है? बंदर के पर्यायवाची हैं। तो बंदर को देख लीजिए। फिर वायु, वायु को कहते हैं अनिल, वात, मारुत, हवा, पवमान, समीरण, पवन। 2015, 18, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आप कर रहे हैं। फिर कह रहा सांप, सांप को कहेंगे नाग, फड़ी, ब्याल, सर्प, अही, भुजंग, पन्नंग। ये सब क्या है? सांप के पर्यायवाची 14, 17, 19 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो सांप देखिए, काला कोबरा। नेक्स्ट, काला कोबरा नहीं, हरा कोबरा है। नेक्स्ट,
कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो बिजली का समानार्थी कौन हो गया? ये आपका क्या है? होम वर्क है। तो इसे कमेंट में इसका आंसर हमें क्या चाहिए? आंसर चाहिए, आंसर इसका हमें क्या चाहिए? कमेंट में। यदि आप पढ़ाई के प्रति सीरियस होंगे तो कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे। तो हमारा सेशन का हो गया यहाँ पर द एंड। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, एक और क्लास आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम से पहले सुबह में। तो सुबह में 3 बजे 4 बजे जितनी बजे बोलेंगे उतने टाइम आपको क्या हो जाएगा? क्लास मिल जाएगी। तो आप इस क्लास को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।